समाजवादियों के लिए एक चुनावी मुद्दा था या सच में इन्होंने नौकरियां दी या इन्होंने मुआवजे दिए? हर केस में अब वो मुआवजे कहाँ कितने गए ये भी जानने की जरूरत है कि यार खाली इसमें मीडिया पूरा देख रहा दिखा रहा था दुनिया को। अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि उसका प्रचार नहीं होना चाहिए, आपने भी कहा प्रचार नहीं होना चाहिए। जब दिल्ली वाली लड़की में प्रचार के रूप में 20 लाख रुपए आ गया और यहाँ बधाई और हर जगह जो भी हो रहा है वो आर्थिक सहायता उनको दी जा रही है, प्रचार नहीं किया जा रहा है। दिक्कत तो यही है कि नहीं दी जा रही। मेरे पास जो अधिकृत आंकड़े हैं, आप अगर आप कहें तो कल से समाचार प्लस पर एक हफ्ते में यही काम करूं कि उत्तर प्रदेश में कितने बलात्कार पीड़िताओं को उनके परिवार वालों को मदद मिली। चलिए, मैं एक हफ्ते सिर्फ यही काम करता हूं। बिग बुलेटिन सिर्फ इसी हफ्ते, एक हफ्ते इसी मुद्दे पर होगा। कैसी बात कर रहे हैं? न्याय मिल रहा होगा और न मदद। वाजपेयी जी ये गजब की बात कर रहे हैं। आदरणीय रामाश्रय कुशवाहा जी जो कुछ कह रहे हैं वो कतई विश्वसनीय नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो असत्य बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहने को मजबूर हूं कि जो ये कह रहे हैं कि 90% केस में गिरफ्तारी हो गई थी, मैं यहां से उठने के बाद 1 घंटे के भीतर इन सारे केसेस की जानकारी करके बता दूंगा समाचार प्लस को। मुआवजा देने की बात भी ये गलत कह रहे हैं, मुआवजा कहीं नहीं दिया गया। ये तो जो विषय निकल के आया उसको कह रहे हैं कि हमने कर दिया, कौन देखने जा रहा है। लेकिन मैं इन दोनों बातों को उनके जगह से कंफर्म करके बताऊंगा। लेकिन मैं तो समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में दल का नाम नहीं लेता, वर्तमान सरकार की परिस्थिति को तो बहन शीलू निषाद जो बांदा जिले की है, बसपा सरकार के समय में बसपा सरकार के विधायक से पीड़ित हुई थी, समाजवादी पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था, उसी आधार पर उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में डाला था। आज उसी बहन शीलू निषाद का भी मोह भंग हो गया है और उसने नेताजी के खिलाफ बयान दिया है कि आखिर लड़कियों की इज्जत आबरू लुटती रहेगी और ये केवल बयान देंगे। ये बात उस बहन शीलू निषाद ने कही है। और दुर्भाग्यवश वाजपेयी जी, दुर्भाग्यवश मैं उसी बांदा का हूं। हाँ, ये दुर्भाग्य है मेरा कि पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी नाम के बहुजन समाज पार्टी के उस वक्त के विधायक जी के ऊपर बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा, वो जेल में हैं, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा किए गए। एक दिन उनके वकील साहब ने मुझे फोन किया, पुरुषोत्तम जी के वकील साहब ने, और मुझे बोला कि साहब आप उनको बलात्कारी क्यों कहते हैं? बताइए आप, इस तरह के प्रोपेगेंडा भी होते हैं पीछे से। वकील साहब से पूछा जाए कि उन्हें पुजारी कहा जाए क्या? नहीं, मैंने पूछा था तो उन्होंने फोन काट दिया। फिर मेरा एक बात और कहने की है, ये मदन गौतम सपा विधायक औरैया, उसके प्रकरण पर रामाश्रय जी बताएंगे कि अंतिम निर्णय क्या हुआ। और सर विधायक भी इनके यहां बलात्कारी 376 के आरोपी बैठे हैं। मंत्री मनोज पारस जो 376 का एफिडेविट दिए हुए हैं अपने एफिडेविट में चुनाव के पहले, उनको मंत्री परिषद का सदस्य बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? कुशवाहा जी, समाजवादी सरकार जवाब देगी। और प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, वाजपेयी जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जैसे मदन गौतम हुआ या पारस हुआ, इनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही आरोप लगाए गए हैं। बगैर जांच किए किसी को अपराधी करना तो ठीक नहीं होगा। रामाश्रय जी, वाजपेयी जी एक मिनट, रामाश्रय जी, मनोज पारस का विषय मैंने कुछ दिन पहले इसी मंच से उठाया था। मनोज पारस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, उनकी गिरफ्तारी का आदेश हुआ अदालत से, वो हाई कोर्ट से स्टे पर लाए। 13 जनवरी को फिर तारीख है। ये ऐसा नहीं कि केवल अखबार में छपा इसलिए उनके ऊपर बात हो गई। प्राइमा फेसाई आरोप मान्य हुआ अदालत में, तभी ना चार्जशीट हुई, तभी वारंट निकला, तभी गिरफ्तारी के आदेश हुए। मैं एक मिनट अतुल, मैं ये नहीं समझ पा रहा, आदरणीय मनोज कुमार पारस को अगर मंत्री नहीं बनाया जाता तो गंगा दक्षिण वाहिनी हो जाती क्या उत्तर प्रदेश में? क्या होता? या उत्तर प्रदेश का भूगोल बदल जाता, या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में मिल जाता, या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें बलवती हो जाती? क्या हो जाता अगर एक पारस मंत्री नहीं बनता? नहीं, और आप जिन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, आपने उन मीडिया माध्यमों के ऊपर केस क्यों नहीं किया? नहीं, केस की जरूरत नहीं, वो प्राइमा फेसाई सिद्ध हो गया, तभी उनके कॉग्निजेंस तभी लिया ना अदालत में। रामाश्रय जी विद्वान व्यक्ति को जानते हैं कि अदालतें कॉग्निजेंस कब लेती हैं। साबित तो पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के खिलाफ भी नहीं हुआ,
वो जेल में क्यों है? नहीं, मेरा तो एक मिनट, मेरा सवाल मूल ये है, मनोज पारस को अगर मंत्री नहीं बनाते तो क्या गंगा गंगोत्री की बजाय गंगा सागर से निकलने लगती? क्या उत्तर प्रदेश का भूगोल बदल जाता? गंगोत्री से ही जाती हो? नहीं, क्या उत्तर प्रदेश का भूगोल बदल जाता? क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता? कौन सी विवशता थी जिसने इस बात के लिए बाध्य किया कि प्रातः स्मरणीय मनोज कुमार पारस को उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मंत्री बनाया जाए? देखिए अमिताभ जी, अभी तक जो भी बात हमने कही है, इसके पहले भी आपने देखा है, वो लागू हुआ है। यदि वाकई उसमें वो दोषी व्यक्ति है तो मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। ठीक है, इस बात की हम प्रतीक्षा करेंगे, इस बात की हम प्रतीक्षा करेंगे। वाकई दोषी है जी 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 अलका लांबा जी, आप समझ लीजिए कि बोलिए हटाइए। दोषी तो कभी भी, मंत्री तो कभी भी दोषी साबित नहीं होंगे। आम बलात्कारी फिर भी हो जाएगा। मेरे ख्याल में रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग ख्याल रखें। राम आश्रय जी, चाणक्य ने कहा राजा को संदेह से परे होना चाहिए। दोषी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला करेगी कौन जीता है, तेरे जुल्फ के सर होने तक खाक हो जाएंगे हम, तुझको खबर होने तक। 64 साल की महिला जिएगी नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा फाइनल होगा, वो तो मर लेगी। जी अलका जी, क्या दोष सिद्ध होगा? राजा को संदेह से परे होना चाहिए। मनोज पारस किसी सिटी बस का ड्राइवर नहीं है। जी जी अलका जी, प्लीज प्लीज बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगी सबसे शर्मसार बात यही है। जैसे अभी किसी ने कहा कि मंत्री अगर ऐसा करता है और ड्राइवर का कंडक्टर करता है या पुलिस वाला, तो जमीन आसमान का फर्क होता है उसकी सोच और मानसिकता का। मैं हर राजनीतिक पार्टी से कहती हूँ, चाहे वो समाजवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई भी है, आप सच्चाई में अगर इस जो ऐसी घटनाओं के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने उन सभी नेताओं को जिनके ऊपर कोई न कोई झूठा या सच्चा केस चल रहा है, खासतौर से बलात्कार का, चाहे वो आपका पदाधिकारी है पार्टी के अंदर, चाहे वो आपका मंत्री है, तुरंत आज ही उसे अगर आप निकाल देते हैं, जब तक ये साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है या दोषी है, तब तक आप उसे नहीं रखेंगे। सुधींद्र भदौरिया जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। भदौरिया साहब, समाचार प्लस पर हम इस मुद्दे पर बातचीत आज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ एक के बाद एक बलात्कार हो रहे हैं। सरकार उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, दिल्ली में गैंगरेप होता है तो आर्थिक मदद, मुआवजा, नौकरी सब कुछ दे देती है, मीडिया कवरेज भी उसका बढ़िया ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तमाम दूसरे जगहों पर बलात्कार होते हैं तो उन पीड़िताओं की, उनके परिवार वालों को सरकारी मदद के नाम पर ठन ठन गोपाल, कार्रवाई भी नहीं होती, बलात्कारी खुलेआम घूमते रहते हैं। ये बलात्कार और बलात्कार में अंतर क्यों? देखिए, ये देश के किसी कोने में भी इस तरह की घटना घटे वो निंदनीय है और उसकी केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए बल्कि उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज जैसा कि अभी मुझे पता चला है, उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद से कोई घटना की जानकारी मिली है जहां एक लड़की को जला दिया गया है, 90% बर्न्स है। तो ये इस तरह की लापरवाही, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से जब से ये सरकार बनी है, महिलाओं के मामले में और खास तौर से जो निर्धन लोग हैं उनके मामले में संवेदनहीनता शून्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि ये सरकार अपने रवैये को बदले, वरना उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज होती चली जा रही है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर हुआ है पिछले 15-20 दिन, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस तरह का जन उभार। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ये करना चाहेंगे? चलिए, मैं तो सोच रहा था कि मैं दर्शक हूँ यहाँ पे, लेकिन खैर आपको याद आया जी। देखिए, हमें इस सरकार से एक नया मुख्यमंत्री थे, नई जोश थी, ठीक है, हमारे प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मुझे लगता था कि यंग आदमी है, कुछ सेंसिटिविटी ज्यादा दिखाएंगे, सत्ता में आए हैं 2-3-4 महीने के, इनको समय देना चाहिए। हाँ। लेकिन निराशा हो रही है, हमें भी हो रही है, सबको भी हो रही होगी, क्योंकि जिस तत्परता से बलात्कार या कुछ और मामलों में सरकार को अपनी भूमिका दिखानी चाहिए और दिखनी चाहिए और उसमें एक्शन आ जाना चाहिए, वो तत्परता और वो कड़ापन इस सरकार में अभी तक नहीं दिखा। मुझे ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, अभी तक कोई इस तरह की हरकत भी नहीं हुई कि बड़े युद्ध स्तर पर सरकार ने इस मुद्दे को उठा लिया या इस पे सरकार एकदम लग गई है, ये किसी तरह से इसको वार लेवल पे, वार फुट पे जा करके ये करेगी या इस पे कुछ होने नहीं देगी। जैसे मान लीजिए जो थानों में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन पे विचार क्या करना है, उनको तो तत्काल, अगर ये
जांच में हो जाए कि ये है, 2 दिन में जांच से पता लग जाएगा कि सही है तो उनको टर्मिनेट करिए, उनका नेशनल गार्ड बंद करिए। सरकार को सख्ती, तो जो अपने एम्प्लॉई हैं, जो रखवारे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो रक्षक अगर भक्षक बन रहा है तो उन्हें तो तुरंत हैंग कर देना चाहिए। तो इस तरह की कर्तव्य जो सरकार को दिखानी चाहिए थी, जो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है विशेष तौर से एक नौजवान मुख्यमंत्री से, वो उसका अभाव है, वो नहीं दिख रहा है। होना चाहिए, क्यों नहीं होता हो रहा, अब वो जाने। तो ये थोड़ा सा तकलीफ होती है कि भैया कब जागोगे, कैसे जागोगे। किरण बेदी साहिबा जुड़ गई हमारे साथ। किरण बेदी साहिबा, ये एक बहुत गंभीर मामला है कि राजधानी दिल्ली में अगर बलात्कार होता है तो तमाम सरकारें तमाम तरह के मुआवजों का ऐलान करती हैं, लेकिन जब खुद उनके प्रदेश में इस तरह की वारदातें होती हैं तो उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे पास उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। पिछले सपा सरकार में 9 महीनों में 277 मामले बलात्कार के हुए। 9 महीनों में बलात्कार के बाद 40 लड़कियों की हत्या कर दी गई। दिल्ली में गैंगरेप के बाद अब तक 28 मामले बलात्कार किया है। उत्तराखंड में 122 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, और हम दुनिया भर में मुआवजा देते घूमते हैं। तो किरण जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि आखिरकार ये इस तरह का बलात्कार और बलात्कार में फर्क क्यों करती हैं सरकारें? कोई प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कहाँ है? हर चीज में मौके के अनुसार इस्तेमाल होती है सिचुएशन। ये तो सारी भाई साहब वोट बैंक की राजधानी है। हर चीज वोट बैंक है, जहां से वोट मिले, जहां से सत्ता हाथ से गुजरती है या जहां से नुकसान होता हुआ हो, उसको संभालने की बात है। प्रशासन थोड़ी है, पुलिस प्रशासन तो इतने साल रहा ही नहीं है। ये तो हम अब जागृत हुए हैं, ये तो पिछले 2 साल से बोलना शुरू किया है। हम लोग तो सब त्याग करके, हर चीज को त्याग करके बैठे थे। ये तो पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी, और अब लड़कियों ने और युवाओं ने बात उठाई। और ये बात तो सिर्फ राजधानी तक नहीं रुकनी है, अब हमको स्टेट वाइज भी सुधारना है, क्योंकि पुलिसिंग तो आपको स्टेट से मिलेगी जी, और मुआवजे भी आपको स्टेट से मिलेंगे जी। तो हमको, हमारे युवाओं को, मैं समझती हूँ एक नई शुरुआत हो चुकी है, ये फैलेगी बात, और अब स्टेट्स में भी जाएगी ये आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, और कई बार युवाओं के आंदोलन से ही परिवर्तन आता है जी। किरण बेदी जी, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। वाजपेयी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं का आह्वान हो रहा है, दिल्ली से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक, गांवों तक, तहसील तक के लोग जो हैं, मुझे जंतर मंतर पर इंडिकेट में मिले जब मैं वहां कवरेज के लिए गया। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब नहीं तो कब, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम क्यों सहें भाई उसको? मुझे ये लग रहा है कि युवा मुख्यमंत्री के नाम पर ढिंडोरा पीटकर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अनुभवहीन, और लगता है घर के भीतर का जो अंतर विरोध, अराजकता से ग्रस्त सरकार है, उसके कारण वो किंकर्तव्य मूड हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करें। लेकिन मैं एक नया प्रश्न और आपके माध्यम से देना चाहता हूं जी, कि चिदम्बरम साहब ने 5 साल, 6 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके हत्या करने वाले और बलात्कार में असफल रहने पर लड़की सहित उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपियों की सजा को, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा बहाल की गई थी, और राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका विचारार्थ थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के पास मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी चिदम्बरम साहब की कि उनकी दया याचिका को रिकमेंड करके उनको फांसी की सजा को उम्र कैद नहीं, हम एक केस विशेष पे बात नहीं करेंगे, हम एक जनरलाइज फॉर्म में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सकारात्मक विचार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। नहीं, अतुल जी, पार्टी की लाइन की बात बिल्कुल नहीं है इसमें। मैं केवल कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप, सुनिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा वाजपेयी जी। मैं वहीं आ रहा हूं। वो लड़की कोई भी हो सकती है। मेरा ये कहना है कि इसके लिए अच्छा सख्त कानून, बलात्कार और हत्या के बाद फांसी के अतिरिक्त कोई नहीं, और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जी को दया याचिका के विचाराधीन न होने की बात का प्रावधान भी किया जाना चाहिए जी। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, इसमें 1 मिनट मैं कहूंगा, ये सवाल हमने करीब 1 हफ्ते पहले उठाया था और बहुत प्रमुखता से उठाया था। मैंने उस पर एक कड़ी टिप्पणी भी की थी। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की एक सफाई आई और उन्होंने कहा कि उस समय के गृह मंत्री ने हमको जो सिफारिश भेजी राष्ट्रपति के तौर पर, मैं उसको स्वीकार कर ली, मेरी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये किस बात से मैं वाजपेयी जी की सहमत हूं
बाकी में मुझे राग लपेट समझ में आ सकता है, वोट बैंक का खेल भी समझ में आता है, दिखता है कि भाई इस मजहब का आदमी है तो इसकी फांसी टाल दो, उसका है तो जल्दी लटका दो, ये सब खेल समझ में आ सकता है। लेकिन जिन बलात्कारियों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिद्ध कर दिया कि ये बलात्कारी है, मुंसिफ